नमस्कार। जय भीम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और भी किसी प्रकार के संबोधन हो जो देश हित में हो, भाईचारे के लिए हो, एकता के लिए हो, तो वो सब मेरी तरफ से। मेरे लिए तो सभी बराबर है, सभी चीजें बराबर है भाई। सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी को बराबर हक है अपनी बात सम्मानतापूर्वक कहने का, अपनी सम्मान से रहने का। खैर, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो शुरुआत में अपना, जब उसका चक्र स्टार्ट होता है, जीवन चक्र स्टार्ट होता है, या समझ लीजिए जब बच्चा होता है, वो ना सोचता हो कि भाई जो है देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मतलब करप्शन को भ्रष्टाचार ही बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हम दो तरह से बोल रहे हैं, ये तो हमारी बेवकूफी हो गई ना। खैर कोई बात नहीं। या जो है चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब जो एक अच्छा आदमी सोच सकता है उस तरह की सोच लगभग लगभग जो है वो हर आदमी रखता है। शुरुआत में हम भी रखते थे, हम भी अब भी रखते हैं, फ्यूचर में भी रखेंगे तमाम सारा के लोग। बाद में देखिए, हम जब बच्चे होते हैं, हम जब एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो देखिए कितने सब हम ईमानदार होते हैं। घर में अगर कोई छोटी मोटी बात भी तो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हम एटलीस्ट जब बच्चे होते हैं तो बहुत ईमानदार होते हैं। फिर हमें पता नहीं चलता कि कब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर हम उन दोस्तों से मिलते हैं तो हम पाते हैं यार ये वो दोस्त तो नहीं, ये जो बचपन में था हमारा। बड़ा बदलाव आ गया इसके अंदर। ये चीजें हम कहते हैं ना एक दूसरे से कि कितना बदलाव आ गया इसके अंदर, कितना बदल गया है ये। तो अब वो क्यों बदला, कहाँ बदला, खैर ये सब चीजें बाद में डिस्कस होंगी। तो मैं अपने मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। मेरा मूल मुद्दा है कि भाई हम सब बड़ी नैतिकता वाली बातें करते हैं, और होनी भी चाहिए, जरूरत भी है कि भाई क्राइम नहीं होना चाहिए, किस तरह की जो है चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, गुंडा बदमाशी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, तमाम तरह की बातें हैं। जब हम तमाम तरह की बातें सोचते हैं तो सोचिए कि जो है इस तरह की बातें जो है वो सभी सोचते हैं। मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब सभी सोचते हैं। सोच के देखिए, कल्पना कर लीजिए एक बार, आंखें बंद कर लीजिए चाहे तो आप। ये तो संत महात्माओं जैसे प्रवचन दूंगा बिल्कुल मैं आज। कल आप कल्पना कर लीजिए कि देश से जो है, देश से नहीं जी पूरे विश्व से करप्शन खत्म हो चुका है। लोग जो है वो बिल्कुल ईमानदार हो गए, सीधे हो गए, सतर्क हो गए, बिल्कुल उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली है, और एकदम से जो है वो एकदम संत महात्मा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि संत महात्माओं के बारे में तो मैंने जो सुना है वो बड़ा ही जो है, संत महात्मा वैसे तो सुना है, संत महात्मा लोग कहा जाता है जो बहुत ईमानदार वगैरह होते हैं और बहुत ही ज्यादा मोह माया से मुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा देखने मिलता है, इसे संत महात्मा नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। तो होता यह है कि पूरा आप सोचिए, देश में जो है कहीं पर भी कहीं करप्शन नहीं है, पूरे विश्व में कहीं करप्शन नहीं है, हर आदमी ईमानदार हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। और अस्पतालों में अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं आपके, आइए सर, आइए आइए बैठिए। बोले साहब वो मेरे पापा या मैं या मेरी बीवी या जो भी है बीमार है, अरे सर वो आपके थोड़ी, हमारे माँ बाप हैं, लाइए। सर कितना कह जा रहे हैं, कैश की बात कर रहे हो आप, कोई कैश जमा नहीं करना आपको, आप तो बस आके भर्ती करा दो, इलाज हो जाएगा, सरकार अनुदान दे रही है, फ्री में इलाज हो रहा है आपका। स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल में जाकर देखते हैं, वहां पर आप स्कूल में जब बच्चा लेके पहुंचे, बोले साहब मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा क्या, आजकल तो सब चल रहे हैं दवा के एडमिशन, तो कोई कहीं भी करा सकता है। बोले अरे भाई साहब एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, आइए आपकी फीस भरने के लिए सरकार का ये प्रतिनिधि खड़ा तो है, आप तो अपनी फीस भरवा लीजिए और करवा लीजिए। बोले साहब मैंने सुना है हर स्कूल एक जैसा हो गया, सरकारी हो प्राइवेट हो, सब में बराबर अच्छी अच्छी पढ़ाई। बोले हाँ ऐसे ही हो रहा है, हर जगह अच्छी पढ़ाई हो रही है, हर जगह अच्छी शिक्षा है, हर जगह अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षकों वाला काम कराया जाता है, पुलिस की ड्यूटी कर रही है, नेता सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, और जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं, लोगों को ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, हम तो बहुत भले आदमी हो गए हैं। सीमाओं पर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। दूसरे देश जो षड्यंत्र करते थे दूसरे देशों के बारे में, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं करना भैया, एटॉमिक ऊर्जा जितनी भी थी हमारे परमाणु को, लोगों ने कहा समुद्र फेंक दो, इनका कुछ नहीं होना है, बेकार किसी का। मिसाइलों का भी काम खत्म हो गया, हेलीकॉप्टर जो थे, जो लड़ाकू विमान वगैरह, वो सब ले लो भैया, जिन्होंने भैया हमें नहीं चाहिए, सब तो सब कुछ एटलीस्ट ऐसा हो गया। पता नहीं क्या हो गया अचानक, मतलब आंखें बंद कर लो, कल्पना कर लो, मैं कल्पना के लिए बोल रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कभी।
क्यों नहीं होगा बता दूंगा बाद में, मगर कुछ देर के लिए सोच लो कि ना तो कोई देश किसी पर आक्रमण करना चाहता है, ना किसी देश के अंदर भ्रष्टाचार है, ना करप्शन है, ना क्राइम है, कुछ नहीं है। मीडिया आप देखिए, अगर जरा सी गलती करता है, देखिए भाई साहब आपने तो गलती कर दी, वो वहां के सॉरी बोला, सॉरी भाई साहब मुझसे गलती हो गई, बस मुझे बदनाम मत करो, आइंदा नहीं करो, कान पकड़ता हूं 20 बार। और होता है ऐसा, होता है। बस अचानक एक बदलाव आ गया, एक बदलाव ऐसा बदला कि बस आप पूछिए मत। अब क्या होता है, अब आप देखिए सेना के जवान जो है वो खाली बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। कुछ तो ताश खेलते खेलते सर बीत गया उनका, फिर उनके अंदर ईमानदारी जाग गई। उन्होंने कहा भाई हम जो है ऐसे तो नहीं रहेंगे सरकार की तनख्वाह फ्री में, हमें तो काम चाहिए। तो सरकार कहती भाई आपके लिए हम काम कहां से लाए, है नहीं, अब तो आतंकवादी हमला कर नहीं रहे तो कहां से लाए, जाइए घर जाइए मजे करिए, वहां तनख्वाह दे देंगे, ठीक है। वो कुछ दिनों आए, उन्होंने खेत में काम करा, बोले खेत से इतना कमा लेते हैं, अपने बच्चे पढ़ना खत्म, बात क्यों सरकार सरकार तनख्वाह सालों में तनख्वाह दो, आप रख लो तनख्वाह, तनख्वाह सरकार की वापस करने लगे। अरे उधर अधिकारी जो थे उनके पास काम नहीं है, डीएम साहब बैठे हैं ऐसे जिले में, इनको हाथ पे हाथ रखे, कोई आता ही नहीं, वो कह रहे हैं यार मेरे फोन की घंटी नहीं बज रही है, बताओ मैं क्या करूं, मोबाइल मेरा जो ऐसा हो गया, ऐसा ये कुछ मोबाइल ही नहीं है, डब्बा बन गया, तो सरकारी मोबाइल। कप्तान साहब बैठे पड़े हैं, पुलिस अधिकारी बैठे पड़े हैं, पुलिस अफसर बैठे पड़े हैं, क्राइम लेस सब कुछ। अधिकारी कह रहे हैं वो भी अब अंदर से उनके अंदर भी ईमानदारी जागती, बोले हम ऐसा तनख्वाह तो नहीं लेंगे सरकार से, सरकार के पास धन तमाम है, पैसा बहुत है, सरकार जो है परेशान है। सरकार कह रही है भाई हम क्या करें इस पैसे का, हम इसका यूज कहां करें, ना तो हम वेपन खरीद सकते हैं, ना हम जो है बस लोग अब चूंकि अब इतने ईमानदार हो गए हैं, लोग खाना पीना भी उनका ठीक ठाक हो, शराब लोगों ने छोड़ दी, नशा मुक्त हो गए, अब बीमार भी लोग कम होने लगे, एक्सीडेंट यूं नहीं होते, लोग सोचते फालतू क्यों नहीं होने लगते, पेट्रोल डीजल कम फूक रहा, बड़ा परेशान है, धन जो है वो गड़बड़ा गया है, अब कैसे करें। लोग कहते हैं क्या करेंगे 10 करोड़ रुपए खरीद के, पुराने पड़े हैं उन्हें, फकीर बन गए लोग, बिल्कुल एकदम सोच ही बिल्कुल अलग हो गई है। मतलब आप जो करना, मतलब लोग बौद्धिस्ट हो गए पूरी तरीके से, हाँ मतलब बिल्कुल एकदम से सूफी, सूफी बौद्धिस्ट, या आप साधु सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी आप कह लो, जो भी आपको ठीक सब लगता है वो ले लो। मैंने तो बुद्ध कह दिया क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेरित हूँ बुद्ध की विचारधारा, तो भाई विश्व में जो है सबसे जो है बढ़िया विचारधारा मानी जाती है, और शायद इसके नष्ट होने के कारण भी यही है कि ज्यादा ही इसी तरह की विचारधारा थी जिस तरह की मैं कल्पना कर रहा हूं। अब ऐसे में क्या होगा साहब, अगर अगर ये सब हो गया तो क्या होगा बताइए, क्या हो सकता है ऐसे में? ऐसे में तो बेरोजगारी फैल जाएगी, लोग घर बैठ जाएंगे, नहीं फैलेगी बेरोजगारी, लोग महसूस ही नहीं करते हैं बेरोजगारी क्या होता है। ये जो हमारा जो सब मैं जो कह रहा हूँ ये भी सब खत्म, सब बिल्कुल सोशल मीडिया पे किसी ने अगर लगाया तो हाथ जोड़ के नमस्ते वाला जो है लगा दिया, छुट्टी अपडेट, क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ कहते ही नहीं, होता ही नहीं तो कहेगा कहां से। सरकार वो ईमानदार है, प्रधानमंत्री जी जो है वो सुबह निकलते हैं अपने जो है आवास से, और वो दिल्ली लखनऊ तो घूमने आते हैं, दिल्ली से लखनऊ तक, और कोई उनको टच करने वाला नहीं होता, ना कोई पूछने वाला होता, जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की स्थिति बन गई है। विदेश का प्रधानमंत्री हमारे आता है, दाल रोटी खाता चला जाता है, हमारे प्रधान जी वहां जाते हैं, वहां जी जो है जो भी खाते हो मतलब चले आते हैं, तो इस तरह से खर्चा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे, हो सकता है ऐसा? और अगर हो जाएगा तो इसका साइड इफेक्ट पता कितने आएंगे? मैं ये नहीं कर रहा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या ये बात मैं सोच रहा हूँ ऐसी बात है दिमाग में जो है, जो आईएएस पीसीएस जो लोग वहां जाते हैं यार, वो कहीं ना कहीं वही वेल एजुकेटेड होते हैं, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस टाइप के होते हैं, वो सुपरमैन बोलते हैं लोग उनको, तो सुपरमैन जैसी सोच भी रखते होंगे कि जाके सब कुछ घुर घुर करके खत्म कर दूंगा, ऐसी सोच रखते होंगे ना वो। लेकिन अचानक उनकी सोच कहां चली जाती है, क्या जाता है? बहुत ईमानदार अफसर को दिनों बाद वो ईमानदारी खत्म हो जाती है उसकी, क्या हो जाता है? तो ये सवाल जो है वो आप अपने आप से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो इसका आंसर जानता हूं। मैं क्यों कहूं अपने मुझसे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कह भी नहीं सकते। अब मैं तो एक एग्जांपल दे सकता हूं कि एक शराबी आदमी अचानक शराब छोड़ दे तो पता है क्या होगा, मर जाएगा वो, मे भी चांस है ऐसे कि उसको कुछ हो जाए अचानक। बहुत बड़ा एडिक्ट इंसान अगर अचानक दारू छोड़ दे, अगले दिन पीने बंद कर दे, तो मे भी उसके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो जाए,
याद रखिएगा। तो इसका मतलब हो गया कि शराब जो है छोड़ने से पहले उसको फिर कुछ और दिया जाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसका, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से शराब मुक्त होगा। और जो है फिर, मगर फिर भी हमें शराबी चाहिए, क्योंकि शराब बिकनी जरूरी है। अगर सब जगह शराब लोग पीना बंद कर देंगे तो शराब खत्म, तो रेवेन्यू सरकार का यहाँ खत्म, सरकार फीस के वैसे दे रही है और जरूरत भी नहीं है फिर पढ़ने की, क्या जरूरत है, जब करेंगे क्या, अधिकारी नहीं देगी। तो इस तरह की कल्पना जो है वो मैं जो कर रहा हूँ ना, ये कल्पना जो अधिकारी अफसर है वो बहुत पहले करके छोड़ चुके होते हैं, और वो जानते हैं कि बने रहना है तो बना के रखिए, बनाए रखिए। आप समझ रहे हैं ना ये नीति क्या है? बने रहना है तो बनाए रखिए, मतलब संतुलन बहुत जरूरी है भाई साहब। ज्यादा भले आदमी बनोगे तो सुख भोगने के लिए भगवान भेजेगा, ऐसा मानना शास्त्रों का मेरा नहीं। मैं तो थोड़ा सा नास्तिक टाइप का समझ लो, हल्का फुल्का। और वैसे मैं थोड़ा आस्तिक नास्तिक दोनों तरह का हूँ, जहां जरूरत पड़ती है वहां आस्तिक हो जाता हूँ, जहां जरूरत पड़ती है नास्तिक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो एज पर कंडीशन वाला आदमी हूँ। मेरा तो कोई कह सकते हैं कि ना तो मैं बहुत ईमानदार हूँ, न मैं बहुत भला हूँ, न मैं बहुत नैतिक हूँ, न मैं बहुत अनैतिक हूँ, न मैं बहुत गलत हूँ, न मैं बहुत सही हूँ। मैं तो संतुलन बना के चल रहा हूँ अपना, और जरूरी है संतुलन बनाना। अगर आप संतुलन बिगाड़ोगे तो आप जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, मत बिगाड़िए संतुलन। ये देखिए कोई संतुलित नहीं है, आदमी ही जो है बेईमान नहीं है, खराब नहीं है, जानवर भी हैं और भी चीजें हैं, सबके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। जंगल में देखिए शेर राज करता है, और जबकि खुकार जानवर है, खतरनाक है, उसको दूसरे जानवर सलाम ठोकते हैं, भाग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा शेर जैसे खुकार बनो, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए चीजें चलती रहती हैं। तो ज्यादा नैतिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत से जो लोगों के अंदर एक नैतिकता का जो कीड़ा अचानक पनप जाता है ना किसी से प्रेरित होकर, तो वो सही बात तो यह है देश की, जो कभी कभी हमने सुना भी होगा कि 75-85 80-20 और ये सब बातें जो हम सुनते हैं ना, तो ये जो 80-20 75-85 ऐसी बातें जो है ना, वो असल में जमीन पे जो है वो कामयाब नहीं है। ये 20-80 वाली बातें जो है ना, 20% लोग ये बात जानते हैं कि नैतिक होने का मीनिंग क्या है। 80% लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नैतिक बने रहें, तो ठेका नहीं उठा रखा आपने नैतिक होने का। कुछ कर लीजिए जीवन में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बंदूक लेकर धारा धारा शुरू कर दो, या आपको ठीक है कुछ चीजें ऐसी हैं बिल्कुल मत करो जो नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन अब इतने नैतिक मत बनो कि आप जो है साहब अपने बच्चों को ना पाल पाओ। अरे भाई कमाना जमाना लाख तो कुछ कर लो, बहुत जरूरी चीज है। तो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में बात कि बहुत ज्यादा नैतिकता जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है, और है तो है। इस चीज को आप माने या ना माने। अब मैंने आपको एक कोरी कल्पना कराई है कुछ देर पहले, इतनी भयंकर कल्पना आप कर भी मत लेना। अगर आपने सोच लिया एक बार भी ढंग से कि इतना नैतिक होने का रिजल्ट क्या आएगा, तो भाई साहब आपको फिर वापस जो है आप जंगलों में जाओगे, वहां पे आदिवासी जिंदगी बिताओगे। आदिवासी बहुत अच्छी जिंदगी जीते, ध्यान रखिएगा। और आदिवासियों के बाद फिर वो पता नहीं क्या बन जाओगे आप। आदिवासी ज्यादा ईमानदार होते हैं, नेचुरल लाइफ जीते हैं वो, इसलिए वो वहीं तक सीमित है। जब विकसित होते जाएंगे तो फिर वो बाहर निकलते जाएंगे उस चीज से। तो नैतिकता जो छोड़िए, बहुत ज्यादा नैतिकता थोपी गई है आपके ऊपर, मैं आपको सच बता रहा हूं, यही सच्चाई है। तो अरे अनैतिक लोगों को कहिए ना कि आप कुछ दिनों के लिए आप लोग जो है नैतिक बन जाइए, उनको बताइए। हमारे समाज का कोई आदमी अगर कभी अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लेता तो उसको वो उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचता है, तो उसको बताया जाता भाई साहब ठीक है अच्छी बात है आप नैतिकता की बात करते हैं। देखा ना आपने, कभी देखा होगा कि हमेशा ही कि दबे कुचले समाज का जब बंदा जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। वो जाके कहता है भाई साहब अब तक तो तुम्हारा राज चलता था, मेरा चलेगा, देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ तू कर जो तुझे करना कर। कुछ दिनों बाद वो कहता है भाई साहब मैं जो है कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, आप बताइए करना क्या है असल में, तुम लोग संतुलन कैसे बनाए हुए हो। तो बताते हैं उसको कि संतुलन आपको ऐसा बनाना है, फिर वो उनके हिसाब से चलता है। तो मैं जो नहीं कहना चाह रहा हूं आप समझ लीजिए, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं मेरी बात में जो है वो कुछ तो है, क्योंकि हर बात खुल के नहीं होती है। तो नैतिकता होना बहुत जरूरी है, अच्छा आदमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलन बनाना है। मतलब इंसान को थोड़ा सा अच्छा, लेकिन अब ये भी इतना भी नैतिक सही नहीं है कि भाई आपको आए कोई मुंह पर आपके थप्पड़ मारा जाए मारा जाए मारा जाए, आप हाथ जोड़ के खड़े रहो कि नहीं भाई साहब अब बस हो गया, मुझे माफ कर दो, मत मारो, मैं चोट लग रही मेरे। तो फिर वो ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। पहली बात तो ऐसा को मारेगा नहीं है, कानून का राज है। लेकिन अगर ऐसा करता है और आप ऐसा बर्दाश्त कर लेते हो तो आप फिर मूर्ख हो, आप
इतनी भी नैतिकता ठीक नहीं है। अरे कम से कम जाकर रपट्टो लिखा दो उसके खिलाफ, अगर गुंडा बदमाश भी है तो। जब बात गुंडे बदमाश पे आई गई है तो यूं समझिए कि नैतिकता का तो पाठ पढ़ा ही लिया मैंने आपको, ज्यादा नैतिक होने से क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। अब जरा गुंडे बदमाशों की बात भी कर ली जाए, एक छोटी सी स्टोरी मेरी तरफ है, मैं उसको सुना देता हूँ आपको। कभी कोई बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, कहीं पर होगा, मेरे पिताजी ने मुझे बताया है, मुझे नहीं पता वो कौन आदमी था, कहाँ का था, क्या नहीं था। अब वो बहुत बड़ा बदमाश सुना जाता है कि जब वो उसका जिक्र जब चलता था कहीं पर तो लोग यूं करके बगल झांकते थे, बोले कहीं ऐसा ना हो कोई इसका प्यादा या दीवाला या कुछ और सुन ले, और या वो बंदा ही जो है सुन ले और आगे धां धूं ढस कर चला जाए। इतना उसके मन में, उनने एक दो लोगों के साथ निपटा दिया था, इसलिए उसके बारे में ऐसे जो है एक जो है उसकी इमेज बन गई थी इस तरह की। इसे भी जो है हम भ्रांति बोलेंगे, गलतफहमी बोलेंगे कि लोगों में गलतफहमियां ही होती हैं इस तरह की, एक साइकोलॉजिकल गलतफहमी कहीं ना कहीं बैठ जाती है दिमाग में, साइकोलॉजिकल सॉरी। तो अब था वो गुंडा बदमाश किसी दुकान पर गया, वहां जाकर उसने गला भी समोसा खिला, उन्हें समोसा खिला दिए, दो साहब खाओ बोल रहा हूँ। उन्हें कहीं गया, उन्हें गला भी पौवा दे, उन्हें पौवा दे दिया, उन्हें पी लिया उन्हें गला भी अंडा दे, दारू के साथ अंडा ये मीट मछली तो भाई जरूरी होती है, उन्हें वो भी ले लिया। कहीं गया, अम्मा बीमार है, मेडिकल को बता दिया भैया जरा घर दवाई बता दी, अम्मा बीमार है। बोले अम्मा ही क्या बीमार है, मैं तो अम्मा को अस्पताल ले जाऊंगा, दवाई भी उन्हें दे दूंगा। ऐसे ही होता मियाँ। तो जो है इतना वो उसका जो है डर दहशत बन जाती है, तो इस तरह का हो जाता है। अब से जो है 20 साल से 25 साल पहले इस तरह के लोग घूमते फिरते दिखाई देते थे, इस तरह का माहौल था। हम हमारा एक कस्बा है, हम वहां घूमने जाते थे तो एक दो लोगों का नाम सुनते थे तो इस तरह के नाम थे, तो हमें वहां ट्यूशन पढ़ने जाते तो हमें डर लगता था वहां पे यार जाए या ना जाए, क्योंकि वहां यार कब गोली चल जाए कब हो जाए। जबकि ऐसा हमारे सामने कभी हुआ नहीं, लेकिन मन में एक ऐसी संशय हमारे घर में से निकलते तो कहते बेटा होशियार है ना, वहां ट्यूशन पढ़ने तो जा रहे हो, क्योंकि जो साथ में आते हैं वो तो पढ़ते थे, कमजोर थे थोड़े से, जानने के लिए बनाया गया था मैं। लेकिन जो है एक डर था इस तरह का, मन में एक भय था इस तरह का। तो वहां से जो है लौट के आते तो ऐसा लगता था कि जंग जीत के आ रहे हैं कोई, आतंकवादियों से के बीच से निकल के आ रहे हैं कोई, इस तरह का माहौल था। वो माहौल तो खैर खत्म हो गया, वक्त बीत चुका उस तरह का। अब तो चीजें बहुत ठीक हो गई हैं, अब क्राइम भी जो है काफी कम है, और ये किसी सरकार की वजह से नहीं है, ये अवेयरनेस की वजह से है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई है इस तरह की। अब क्राइम का स्ट्रक्चर बदल गया, बताऊंगा मैं क्राइम का स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया है। तो पहले लोग इस तरह से करते थे, गए सीधा बस रोकी और वहां लूटी और छुट्टी, ट्रेन रोकी लूटी और छुट्टी, घोड़े गाड़ी जैसे भी उसका तरीका होता था। लोग आए घर में डकैती डाली निकल गए। तो पहले क्राइम का स्ट्रक्चर सीधा सीधा था, मतलब बिल्कुल एकदम ऑन द स्पॉट सामने वाला। तो पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग होता था, ये तो आसान तो था नहीं ये। खैर अलग तरह की बात हुई। तो एक जो गुंडे वाली बदमाश है उनकी बात चली, तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसी जो है बदमाश का, बदमाश टाइप इंसान का, कि भाई उसका बड़ा बोलबाला था, जो जहां से उठाना चाहता तो उठा लेता था, सेब उठा के खाना तो खा लिया, जो चाहे, मतलब उसका दबदबा था जी। ऐसा मान लीजिए कि अभी डीएम साहब निकले और वो अगर कोई चीज उठा के अगर ले लें तो लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, साहब अरे क्या बात है, आपने तो जो है हमारा सेब क्या खा लिया, तो धन्य हो गए। लेकिन यहाँ ऐसी फीलिंग्स उसके अंदर नहीं आती होंगी, क्योंकि वो क्रिमिनल है, वो अंदर से जो है सोचता होगा अरे कमीने तूने मेरा क्यों खा लिया, मगर मैं तो सोच कह भी नहीं सकता, तू मुझे खा जाएगा। इस तरह का उसके अंदर रहता है भाव उसके प्रति, और इनके साथ अलग तरह का रहता है। तो अब वो किसी छोटी सी दुकान पर थोड़ा सा अपने कस्बे से दूर, जहां उसके नाम का डंका बस्ता तो था, लेकिन एक बच्चे को नहीं मालूम था। अब पिताजी जो है वो किसी काम से गए थे, बच्चे से कह गए बेटे दुकान पर खड़ा हो जाइए, पकौड़ी बेचता रहे। वो पकौड़ी बेच रहा खड़ा हुआ, गुंडा जाता है, बस रुकी थी या जो वजह भी थी, गुंडा उतरता है, घूमता है, बोले यार 20 मिनट पर बस जो है उतरेगी तो कुछ तो करूं। उसने यूं करके थोड़े हाथ फैलाए और यूं करके देखा तो सामने पकौड़ी की दुकान उसको दिख गई। अच्छा पकौड़ी खा के चलो, पहुंचा, ला भाई पकौड़ी दे। बोले साहब कितनी? बोले ला एक पाव दे। एक पाव दे दी उसने, खा ली उसने, अच्छी लगी। बोले चाय वाय भी है क्या? बोले मेरे पास तो नहीं है, वो पड़ोस का वहां से लानी पड़ेगी। बोले ले आया चाय। बोले एक काम कर, जाने से पहले पकौड़ी और दे जा, एक पाव और दे जा। बोले साहब बिल्कुल। उन्होंने फटाफट बना के पकौड़ी तैयार कर दी, चटनी भी बढ़िया वाली मांगी दे दी, चाय पी, पानी पिया। अब मैं बस के जाने तक उसने जो है ये सब कर लिया। बस वाला चला तो
और रुक गया, बोले भाई आदेश आया है, आदमी खूंखार है, नहीं चलेगा। अब भाई इस तरह के लोग तो इसी तरह के होते हैं, उनकी तो आदेशों का पालन भी होता है, क्योंकि वक्त अब से 20-25 साल पहले अगर आप उठाइए तो इसी तरह की चीजें देखने को ज्यादा मिलती थी, लोगों का राज चलता था। 25-30 साल पहले जो है इस तरह की गुंडी चलती थी दबा के। हम बचपन में इस तरह के किस्से खूब सुनते थे, तो फला जगह ऐसा हो गया, वहां पर एक आदमी ने जो है इतने लोगों का कत्ल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां वो मिला, ये मिला, मतलब क्राइम का जो इस तरह, जहां आज मैं कह रहा हूँ, जहां मेरा भी ये मकान है, जहां मैं बैठा हूँ, इस जगह हिम्मत नहीं थी जो है मैं यहाँ पर आकर बैठ जाऊंगा शाम को 6 बजे के बाद। और जब छोटे थे हम यहाँ पे आते थे, हम यहाँ पर कभी खेत हुआ करता था हमारा, क्योंकि हमारा फार्म हाउस ही समझो से भी आप पूरा पीछे तक जमीन ही है हमारी सारी है। तो हम जब हमारे पानी चलते थे खेतों में, तो यहाँ पर हम शाम को 6 बजे के बाद इंजन यहाँ से बंद करवा के ले जाया करते थे। 6 बजे के बाद नहीं रुकते थे हम लोग, यहाँ भाग जाते थे हम यहाँ से। अब यहाँ रह रहे हैं हम लोग, तो बदलाव इतना है। तो बात करते हैं आगे की। तो उसने वहां पे जो है वो पकौड़ी खाई, सब कुछ करा, उसके बाद उससे चल पड़ा। तो वो बोला बाबूजी पैसे। अच्छा सर, गुंडा साहब ने पलट के देखा, बोले पैसे? बोले हमें जानता नहीं है क्या? बोले साहब मैं आपको क्यों मारूंगा, मैं तो बच्चे, मुझे जरूरत क्या, मुझे तो मेरी पकौड़ी के पैसे से मतलब है, आप क्या हो, कौन हो, मुझे क्या मतलब उससे? बोला हमें नहीं जानता। बोले हमसे पैसे मांग रहा है। बोले भाई साहब पैसे मांग नहीं रहा हूँ, पैसे चाहिए, पैसे दो। बच्चा था, जिद कर गया। अब ये साहब गुंडे साहब को समझ लेना चाहिए था कि यार एक इंसान जब जानता ही नहीं है तो वो जिद कर रहा तो दे दो। गुंडे साहब के दिमाग में बात आ गई, बोले भाई इस इंसान ने तो हमारी तौहीन कर दी, बस में बैठे हुए लोग हमारी तब देख रहे हैं, और हमारा तो जो है अगर हम इसकी बात, हालांकि देखिए उसके दिमाग में ऐसा होता है कई बार ना, आदमी परिस्थिति के साथ मजबूर होता है। गुंडा देना चाहता होगा पैसे, उसके दिमाग में ये बात आ रही होगी, यार दे दो, बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये दिख रहा है सामने से, एक कंडीशन बन जाती है, मतलब ना परिस्थितियां बन जाती हैं इस तरह की। मैं कई एंगल पे जो है विचार करता हूँ, मेरी आदत है। बोला यार इसको और पैसे दूंगा तो ये कल को मैसेज चला जाएगा कस्बे तक, वहां तक, फिर वहां ही पैसे देने पड़ेगा। बोले इससे मेरा जो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कर नहीं दूंगा पैसे तेरे। बच्चे ने भी कहा बेटे पैसे तो तू लेके जाएगा, मैं पैसे दूंगा। उन्होंने कुर्ते का जो है तुक्का पकड़ लिया, बोले दे पैसे लेके जाओ सजा। बोले नहीं दूंगा। बोले दोगे? बोले नहीं दूंगा। बोले दोगे? बोले नहीं दूंगा। अब वो इस जिद में जो है बच्चा जिद पकड़ गया, तो उन्होंने बच्चे के रैपेट मार दिया। बच्चा बच्चा ही था, उसको भी जो है फिर लगा कि यार इन्होंने मेरे रैपेट कैसा मार दिया, चाट कैसा मार दिया, थप्पड़ कैसा मार दिया। वो भाग कर ठेके पे गया, जिस चाकू से जो काटता था ना प्याज, अपनी ऑमलेट वगैरह बनाता होगा या पकौड़ी आलू काटता हो जो भी होगा, और ला के चाकू उन्होंने बदमाश साहब को ढेर कर दिया, वहां पे दबा के हाथ मारे। हाथ मारना समझ गए होंगे, मतलब उनका उन्होंने नाश कर दिया। आई मीन टू से अब साहब बस में जो है हल्ला मच गया, अरे ये तो निपटा दिया इसने। अब तो बच्चे को शाबाशी देने वालों की संख्या ही बढ़ गई, लेकिन शाबाशी देने वाले ये भी ध्यान रख रहे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो इसके परिवार के, क्योंकि इसके भाई भाई भी काफी असरकार हैं, कहीं वो ना देख लें। तो दे रहे थे, बच्चा चर्चे में, दूर दूर तक पुलिस अधिकारी आए। जो पुलिस अधिकारी उस बदमाश से घबराते थे, डरते थे उसके पास आने बात करने से, वो बच्चे के पास आकर उसको अवार्ड दे रहे, बोले बात तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चे को पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया, अवार्ड मिल रहे हैं, बहुत यार मिल रहे होंगे, पता नहीं क्यों दे लोग। बाद में उसको रियलाइज हुआ, बोले मैंने बहुत बड़े बदमाश को मार दिया। तो उसको डर लगा, बोले मैंने ये क्या कर डाला, बदमाश का और ऐसा आदमी था। उसके पापा ने समझाया बेटे तूने जो हमारा ये बदला गुंडा तो ठेला वेला तो हटाओ, यहाँ से गायब करो कुछ दिनों के लिए। और ऐसा हुआ तो पुलिस ने भी जो है कहा भाई तू कुछ दिनों के लिए ठेला डाले, इसके भैया 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 भी बदमाश गुंडे हैं, मार देंगे तुझे। ठीक है भाई देखा जाएगा। खैर बात यहाँ खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन बन जाती है इस तरह की। तो अब कौन गुंडा, कौन बदमाश, कौन क्या, ये सब चीजें जो है वो सब उपज है। बच्चे को अगर जानकारी होती है पूरी प्रॉपर तरीके से पूरी, और उसके दिमाग में उसके मन प्रति भय बैठा होता, तो हिम्मत ही नहीं थी उसको मार देता। बस ये था कि बच्चे को जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी कि ये क्या। तो कुछ जानकारियां भी जो है नहीं मुहैया करानी चाहिए, कुछ जानकारियों का अभाव भी होना बहुत जरूरी है चीजों में। हर जानकारी जो है वो नहीं देनी चाहिए लोगों को, कुछ जानकारी या कुछ चीजों से अनजान बने रहना चाहिए। अब सोशल मीडिया के इस युग में ये तो संभव है नहीं, तो हम किसी की अच्छाई और बुराई का पता बहुत जल्दी चल जाता है। तो उस समय जो है ये एक बड़ा चर्चित कांड है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये इस कांड में जो मैंने बताया, जो घटना मैंने आपको बताई है, ये इसमें हो सकता है कुछ % सच्चाई भी हो या इस तरह की हवा हवाई भी हो।
बहुत सारे डाकुओं का नाम सुना है हमने, फलाना डाकू, ये डाकू, वो डाकू, ये डाकू रहे उन्होंने ये करा, वो डाकू रहे उन्होंने वो करा, तो हम डाकू की चर्चा हम सुनते हैं। और डाकू के बारे में ये था कि डाकू आएंगे, अरे सोच के देखो जरा कि डाकू आते थे, 20-25 डाकू या 10-15 डाकू आए एक गांव में, जिसमें 100-150 लोग तो कम से कम होते ही हैं, महिला पुरुष सब मिल गए। अगर वो ये सोच लें कि इन डाकू आने तो दो, आ जाएंगे लेकिन लौट के नहीं जाएंगे, तो वास्तव में अगर ऐसी जो है मनोदशा बना लेते वो अपने दिमाग पे, ऐसा जो है कह सकते हैं कि अगर ऐसा सोच के बैठते तो वो ऐसा वास्तव में डाकू को नहीं जाने देते। पॉजिटिव थिंकिंग बनानी चाहिए उसके प्रति। भाई क्या करते, डाकू आते, डाकू गांव में आवाज लग, साहब आप किधर गए, साहब पता नहीं किधर गए, है ही नहीं, अरे कहाँ गए, डूब गए क्या, आवाज सुनने से पहले भाग गए, माल लूट लो। लेकिन गांव वालों ने पहले ही सब तरफ से घेराबंदी कर रखी है, निकलने से पहले जो है उन पे ईंट पत्थर और तलवार त्रिशूल जो भी हाथ में है वो हमला कर दिया, मार दिया, कर दिया, खत्म डाकू। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे जुटा है, क्योंकि उससे पहले कुछ तो उसके धमकाने वाले, कहीं सांबा धमकाया, अगर सरदार को पता लग गया तो छोड़ेगा, कुछ जो है मुनीम जी बता देते, अरे गुंडे बदमाश ये डाकू बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे उलझना ठीक नहीं है, जब ये आए तो देख के भाग लो। तो कुछ डर पैदा किया जाता है, कुछ डर पैदा हो जाता है, तो डर के आगे जीत है। कल एक मैंने इस पे छोटा सा एक लाइन भी लिखी थी, दरअसल वीडियो कुछ और होता है, मेरी लाइन कुछ और होती है, चल ध्यान रखना। और वो संकेत होता है कि मैं आगे इसी तरह का कुछ कहूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा होगा, तो वो मैं अब उसी टॉपिक पे हूं। तो इसी तरह की चीजें हैं जो बैठ जाती हैं। हम शुरू हुए थे नैतिकता से, नैतिकता अगर सब जगह हो जाएगी और बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइड इफेक्ट के रूप में, तो लोग भाई सब बेरोजगार रहेंगे, तो इसलिए सोच होती है बने बने रहना है तो बनाए रखिए, मगर संतुलन में, मगर संतुलन में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल निरा निरी नहीं कि साहब नहीं जी निरे आतंकवादी पैदा करने, निरे गुंडे पैदा करने या तमाम इन्हें समाप्त कर देना, इस तरह की सोच नहीं, इन्हें आतंकवादियों को खत्म ही कर देना। अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए जब कोई सरकार में अगर होता है, और बाद में हमने गुंडे का उदाहरण भी दिया कि अगर उसको पता होता तो ऐसा हो जाता। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, इन सब दोनों चीजों को छोड़ के। देखिए सरकार बहुत बड़ी पावर है, सरकार चाहे तो पल भर में जिस प्रदेश में वहां की या देश की जो सरकार जब चाहे अगर ये कमेंट कर ले खुद के साथ, या एक बार कह दे कि सोच के बैठ जाए कुछ समय के लिए कि भाई मुझे अब इतने समय में इस धरती को जो है पूरी तरह से जो है क्राइमलेस कर देना है, वो कर देगा। लेकिन वो कर नहीं पाते, उनकी अपनी कोई मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां समझ लीजिए या सामाजिक मजबूरी समझ लीजिए, ये बैलेंस बनाने की मजबूरी समझ लीजिए, वो नहीं कर पाते। वकालत नहीं हो रही है समय की, ये सच्चाई है, इसे सुधार तो करना पड़ेगा, और मगर इसकी तरफ मुड़ना नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो उसका बैलेंस बनाए हुए हैं, वो जानते हैं इससे कैसे बैठना, अगर आप करोगे तो उलझ जाओगे। इसलिए आप जहां हो वैसे ही रहिए, आप जिस लायक हो उसी तरह से मैनेज कीजिए चीजों को। जो जहां बैठा है वो उसको जानता है मुझे ऐसा कैसे करना है। सबके आगे चैलेंज है, सभी के साथ समस्या है, तो सरकार कर सकती है। मान के चलिए सरकार ने अगर सोचा कि मुझे पॉलिथीन बंद करानी है, जिसको गाय खाती हैं, बीमार हो जाती हैं, और इससे एक धार्मिक क्षति भी होती है, और एक प्राणी का जो है प्राणी है वो भी नुकसान होता है। तो सरकार को कुछ नहीं करना है, जहां पे वो उद्योग बन रहा है उससे कहना तू उसको बंद कर दे। अब तो कोर्ट जा कचहरी जा, हमें कोई मतलब नहीं है, कोर्ट जाएगा जब जाएगा उसको तुरंत सील करा दीजिए। पूरे देश में कहीं पर जब पन्नी का उत्पादन नहीं होता, दुकान देता कि भाई साहब जो माल है उसको तो काट दो, ये बाकी को जो है तुम जैसा करो कर लो, आगे से तो मिलने वाला है नहीं। जब माल होगा नहीं तो पन्नी बिकेगी नहीं, अब कहां से बनाएंगे लोग, पॉलिथीन खत्म। नार्कोटिक दवाइयां जो सरकार बंद करना चाहती है, मेडिकल स्टोर पे छापा ना मारे, जहां से बन रही है ना उन पे छापा मारे, वो प्रोडक्शन बंद करा दे, कहीं पर भी खत्म हो जाएगा। क्राइम कहां से बन रहा है, कोई क्रिमिनल इतना बलवान नहीं होता, उसको कौन बलवान बना रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। कोई अधिकारी है, कोई अफसर है, कोई नेता है, कौन है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। कहां से जो है दूध जो हमारे सामने फर्जी है, नकली है, आ रहा है, कहां से आता है ये दूध, उस जगह को ढूंढो, उस जगह को समाप्त कर दो। कौन सा ऐसा वजह है जिसकी वजह से ये चीज बन रही है, खत्म कर दो उस चीज को, डिस्ट्रॉय कर दो। एटलीस्ट कहां से आतंकवाद की फैक्ट्री है, कौन सी चीज, खत्म कर दो उसको। हम किसी भी चीज को खत्म जब चाहे कर सकते हैं, ये सब। तो आप आतंकवादी को मत मारिए, आतंकवादी बनाने वाले लोगों को खत्म कीजिए, तरीका तो ये कहता है।
लेकिन आप आतंकवादी को बना देंगे, आतंकवाद की फैक्ट्री चलती रहती है। आप पॉलिथीन बंद करने के लिए दुकान पर छापामारी करते हैं, लेकिन पॉलिथीन जहां से बनती है वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि वो पैसे वाले लोग होते हैं। तो कान पकड़ने के लिए देखिए सभी को जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी है, अपना टारगेट भी पूरा करना है, तो कहां से शुरू होते हैं? छोटे आदमी से। वो कान किसी का पड़ गया था? कमजोर का, लाचार का। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि लाचार और कमजोर की बात करूंगा आगे। लाचार कमजोर जब हो जाता आदमी, तभी जो है शुरुआत होती है चीजों की। खैर, अब इस टॉपिक को यहाँ छोड़ दो, मैं तो दूसरी बात कर लेता हूँ। अभी जब अखिलेश सरकार थी यूपी में, तब आजम खान जो है इतने बड़े मंत्री थे, इतने बड़े नेता थे, मतलब वो सही करें तब ठीक, गलत करें तब ठीक, हर हालत में सब कुछ ठीक। अधिकारियों को अगर उन्होंने एक बार फोन कर दिया, करा है उन्होंने, इस अधिकारी को तो पहुंच गया, उससे बड़ा वाला भी साथ में, अरे साहब आपने, तुम क्यों आए भाई? बोले तुम क्यों आए? बोले साहब हम तो इसलिए आए क्योंकि आपने ना बुलाया। बोले मैंने ना बुलाया, तुम क्यों आए? बोले साहब हम भी चले आए, हम आपका आदेश का हम भी सुने क्या आदेश है, हो सकता है हमारे लायक कोई काम हुआ हम भी कर देंगे, क्योंकि उपस्थिति तो सबको दर्ज करानी है, इंपोर्टेंस सबको दिखाना आपने, नहीं तो फिर जो है आगे चीजें रुक जाएंगी। मंत्री है, मजाक थोड़ी। तो आजम खान तो मंत्री रहे, उनकी तूती बोलती थी। रामपुर का कोई भी आदमी मुंह उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, कोई नेता उनके सामने टिक नहीं पाता था, और कुछ नहीं होता था, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ ठीक। अधिकारी कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, बड़े नेता थे। तो देखिए, सही गलत मैं नहीं कह रहा, मैं जो सच्चाई, जब वो पावर में थे तब, पावर में अगर उनके खिलाफ वो थे और मुकदमे भी अगर ठुक जाते, तो वो जेल भी अगर जाते, तो जेल में भी उनको राजाओं वाली जो है, मतलब जेल भी जेल नहीं होती उनके लिए, ना वो जेल होती, ना वो जेल का प्रचार होता, कुछ नहीं। जेल भी सौभाग्य मानती है अपना, कह रहे यार मंत्री साहब हमारे यहाँ रहेंगे, मजाक थोड़ी है। तो बोले यार हमें क्या कर रहा है, हम जैसे मर्जी करेंगे। तो चीजें बदली हुई होती हैं उस समय, लेकिन जब वो पावर लेस हो गए, जब सरकार से बाहर हो गए, तो अब चीजें उनके हाथ से बाहर हो चुकी थी। तो अब तो जो है सब कुछ हो रहा था, अब सब कुछ हुआ। तो मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि साहब वो पावर में थे तब उनके साथ जो है कुछ नहीं हो सकता था, और वो पावर में नहीं है तो उनके साथ बुरा हो रहा है। ये अच्छे बुरे वाली थ्योरी नहीं है मेरी। मेरा मतलब है कि जब सरकार जब चाहे जो चीज चाहे कर सकती है, जब वो उस समय जो चाहे वो कर सकते थे। अगर उनकी भैंसा खुल गई है तो उन्होंने 24 घंटे में ढूंढवा दी अपनी भैंसे। उनके खिलाफ कोई बोल के था तो उसको उठवा लिया उन्होंने। आज की स्थिति ऐसी नहीं है, आज की डेट में उनके खिलाफ कोई 1000 लोग, देखो रामपुर में अब जाके जन कितने लोग खड़े होते हैं उनके खिलाफ, बोल जाते हैं। हिम्मत नहीं थी किसी के बोलने की उनके खिलाफ। हम आजम खां का नाम नहीं ले सकते थे, हो सकता है मुंह से कुछ निकल रहा है, वो उसका मतलब कुछ गलत निकाल रहा है, और बाकी जो मौके में मौजूद लोग हैं इस समय, हम उनके बारे में नहीं बोल सकते। अरे भैया हम यहाँ बैठ के उनका नाम ले दें, मान के चलो मेरे मुंह से कितना निकल जाए, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद यहाँ कुछ और जुड़ जाए, कोई और जोड़ दे, या मुझसे कोई पूछ ले भैया तुमने नाम क्यों लिया वहां पे बैठ के, एग्जाम्पल आप कुछ और दे दे, वहां पे बैठ के आपने इनका नाम लिया, चलो आप चलो, आप तो चलो घर चलो, ससुराल चलो, तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर। तो बात यह है कि जब चमत्कार को नमस्कार है, तो कई बार नमस्कार नहीं करनी चाहिए, चमत्कार को बचना चाहिए उस चमत्कार से, क्योंकि वो चमत्कार आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है चमत्कार है तो नमस्कार करनी है। अरे भाई चमत्कार है, मत कीजिए नमस्कार, क्यों जबरदस्ती नमस्कार ठोक रहे हो, बच जाओ, बच के निकल लो। अगर आप जाके चमत्कार को बार बार नमस्कार करोगे, चमत्कार भी कहेगा बार बार नमस्कार करने आ रहा ही, बताता हूँ मुझे, बेकार में आपको जो है वो दिक्कत पैदा कर देगा, क्योंकि उसको बुरी लग जाती है फिर नमस्कार बार बार। तो बचो भाई चमत्कार से। तो यही होता है, पावर का असर है। तो सरकार, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सरकार जब उस समय वो जो चाहे वो कर सकते थे, बाद में वो पावरलेस हो गए तो कुछ नहीं कर पाए। अब देखिए आज स्थिति जो है वो बस से बदतर हो गई है। हालांकि आजम खां के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, वो सब चीजें अलग हैं जो मैंने बोली है, लेकिन यहाँ पर जब चली बात पे बात बोलूंगा, वो आज भी गरीबों के मसीहा है। जरूर वो जो है बड़े लोगों में जो है थोड़े से जो कह सकते हैं कि प्रगति वादी सोच के लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहने वाली सोच है, ऐसा आदमी उनकी नजर में बुरा। कोई भी ऐसा आदमी जो खुद तरक्की कर रहा है, दूसरों के लिए बाधा बन रहा है, भाई उसको रिप्लेस नहीं होना चाहिए किसको भी जगह, वो परिवार के बागे, और ये होता ही है, लोग आते हैं अपने लिए करते हैं चले जाते हैं। ऐसे उनके साथ है, कहीं ना कहीं वो अपने लिए कर रहे थे, बाकी लोगों के बारे में सोचने का उनके पास वक्त होगा नहीं है, दिमाग में ये बात आई, वो अलग बात हो गई। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अब उनकी भी गलती ना उनकी है ना उनकी, दोनों अपनी जगह ठीक है। अब जो लोग हैं वो अपना हिसाब किताब अब कर रहे हैं, चूंकि उन्हें आगे बढ़ना है इस बहाने, तो
वो अब यहाँ पे वो सरकार साबित हो रहे हैं, अब ये नहीं हो रहे हैं। चीजें बदल रही हैं, चीजें जो बदल रही हैं तो उसका जो है आप देख ही रहे हो ना, एक पावरलेस होना और पावर में होने में कितना फर्क है, इतना फर्क है। तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, जिसे चाहे डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसे चाहे वो जो है बना कर रख सकती है। तो सरकार एक बार डिसीजन लेते कि मुझे ये काम करना है तो करना है, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर पाती है ऐसा? उसकी भी कोई मजबूरी रहती है, उसका भी कुछ कारण रहता है, उसकी भी कोई कंडीशन है कि हर चीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हर चीज को खत्म पूरी तरह से नहीं किया जाता, उसको खत्म करने का साइड इफेक्ट आते हैं, उसके लिए पहले विकल्प की व्यवस्था करनी होती है। तो जैसे कि एक आदमी को शराब छुड़ाने के लिए पहले आप साइड इफेक्ट के रूप में क्या हो सकता है मैं पहले बता दिया हूं, उससे पहले उसको कुछ और इंतजाम करना होता है। तो यही चीजें हैं, यही सच है, यही जो है हमें इन्हें स्वीकार करना होगा, तो जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो बने रहिए साथ में, और इसी तरह के जो है हम आपको जो है जरूरत पड़ने पर जो है एग्जाम्पल भी देते रहेंगे, और इसी तरह के जो है हम आपको कुछ ना कुछ किस्सा कहानी सुनाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है हम आपसे कुछ सीखें, और हो सकता है आप हमसे कुछ सीख लें। देखिए, मैं तो पहले से एक बात बोलता रहा हूँ कि लोग अपनी कहानियां, मैं अपना नंबर चूंकि मेरा आराम से मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बात करूंगा आराम से, आप मुझे अपनी किस्सा कहानी बता सकते हो। एक जैसे एक मैं फौजी भाई है, उन्होंने फोन करा था, उन्होंने बताया था, मैंने उनका शेयर करा था, और एक दो लोगों के कॉल आए हैं, उनका शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनकी कंडीशन इस तरह की है कि वो शेयर मात्र करने से दिक्कत भरी है, वो ठीक नहीं है, थोड़ी सी विवादित है, या ये ऐसा कह सकते हैं कि किसी की इस तरह की दुख भरी कहानी को जो है नहीं कैश करना चाहिए, और तरह की चीजें हैं। तो कंडीशन अलग अलग तरह की। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो उसमें यही है कि भाई आप हमें कुछ बताएंगे, हम किसी और को कुछ बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, इस तरह से चीजें जो है वो फैलती रहेंगी। तो बीच में वीडियो का एक हिस्सा निकल गया इससे पहले शुरुआत में, कि मैंने एक जगह एक बात बोली थी कि बने रहना है तो बनाए रखिए। इसलिए हम भी आपसे एक बात बोले हैं कि अगर भाई साहब, अगर जो है आपके हमारे बीच में जो संबंध है वो अगर बनाए रखेंगे तो बने रहेंगे। तो आप वाकई आप समझ गए, समझदार हैं। तो इसी तरह की चीजें जो है वो है, और इससे जो है सीखने सिखाने का जो सिलसिला है हमारा वो रुकना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर पढ़ लिया करो थोड़ा सा, इस तरह के एग्जाम्पल भी दिमाग में सेट होते हैं और सब कुछ ठीक होता है। तो बात यह है कि बहुत ज्यादा बौद्धिक होना भी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। शायद मैं मानता हूं कि बौद्ध जब बौद्ध, देखिए बौद्ध कोई जो है किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, जो हम तस्वीर देखते हैं बौद्ध की वो एक कल्पना है। बिल्कुल मैं उसे कल्पना के साथ देखता हूँ, क्योंकि बौद्ध ने तो जो है ईश्वर को जो है कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में नकारा ही है। अब जो बौद्ध की तस्वीर हमारे सामने आती है तो वो भी किसी देवता से कम थोड़ी होती है, क्लीन सेव ये सब चीजें, तो मैं उसमें थोड़ी आस्था कम है मेरी। मैं बौद्ध की विचारधारा से प्रेरित हूँ। बौद्ध तो बहुत हुए हैं, बौद्ध का मतलब है कि भैया जो ज्ञानी हो गया वो बौद्धिस्ट हो गया। बौद्ध जो है वो उनके तो तमाम सारे रूप आप देख सकते हो। जो आदमी ज्ञानी होता गया वो बढ़ता गया। तो भारत में 9 बौद्धों का तो वैसे भी शायद पता नहीं कितने बौद्धों का जिक्र वैसे भी है कि कई बौद्धिस्ट हुए हैं, और सबने अपने अपने तरीके से अपनी जो है बात कही है, अपना पक्ष रखा है, नैतिकता के आधार पर कोशिश भी की उन्होंने, और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार भी हुआ है, विश्व भर में फैली है। लेकिन विचारधारा एक वक्त आने पर नष्ट हो गई है, क्योंकि नैतिक विचारधारा नष्ट हो जाती है। अब क्यों हो जाती है? जैसे माना हमने कल्पना करी थी कुछ देर पहले, सब कुछ ठीक हो गया, सब ईमानदारी से है, लोग घर बैठ गए हैं शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, पापा की तबीयत खराब हुई, सब ईमानदारी चल रहा है, ठीक है। पहले तो शुरू में तो घर का माहौल ये था कि जैसे पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है, उसकी खुद की हुई है, उसकी हुई, सब तैयार है, फोन गया अस्पताल में, पैसा तो खर्च करना नहीं है, अपना जो है गाड़ियां सरकारी घूम रही हैं, एक फोन जरा बटन दबाना, फट से गाड़ी पहुंच जाती है, बटन दबाया, गाड़ी आई, उठा के ले गए, छुट्टी हो गई। अब एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि घर में होगी किसी की तबीयत खराब। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए बदलाव कैसे आता है, चीजें खत्म कैसे होती है। मैं बौद्धिक विचारधारा की बात करने से पहले जरा ये बात और कह दूं, तब बात कहने में बाद में मजा भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विचारधारा नष्ट कैसे होती है, या अचानक ही उसका स्वा कैसे हो जाती है। कुछ ना कुछ तो होता ही है इसके पीछे, साइड इफेक्ट आ जाता है कोई, या जो है
अचानक से कोई आदमी जो है वो हरकत कर देता है, एक हरकत से जो है दूसरी हरकत जन्म लेती है, ध्यान रखिए। हाँ, एक्शन की का ही रिएक्शन जो है वो आता है। घर में किसी की तबीयत खराब हुई तो उसने अरे फैसला हो गया, फौरन वो चिल्लाया जोर से, तो जो है घर में एक को पता लगा पहले को, तो उसने दूसरे को बोले एक काम कर, बटन दबा दे, गाड़ी आ जाएगी। खुद नहीं दबा सका बटन और मुझसे कह रहा है। देखिए यहाँ से अब जो है गड़बड़ाना शुरू हो गया। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों उसे नींद आ रही थी, सो रहा था, क्या आ रहा था, उसने ये बात बोल दी, शुरू बात हो गई। अब तो उसने कहा बटन दबा दे, तो उसने कहा यार मैं, तू दबा दी बटन तेरा, गाड़ी आएगी। उन्होंने चलो उसकी बात मान के बटन दबा दिया। अब यहां से नैतिकता जो है का पतन शुरू हो गया। यही होता है, ऐसी जो है चीजें होती हैं और इसके बाद ये ऐसे हो जाती हैं। बने रहिए, बने रहना तो बनाए रहिए, ध्यान रखना। अपना दीपक स्वयं बनो, जरा थोड़ा सोचो इसके पीछे। अपना दीपक स्वयं कौन बनो मतलब भी कुछ और ही है, इसको कभी कर लेंगे डिस्कस। जो लोग जड़ तक पहुंच गए होंगे वो सही है, वो अपना दीपक बने पड़े हैं, और तुम जो है ना वो जहां हो वहीं हो। क्या देख रहे हो, मैं सही हूं मेरी जगह। तो अब हुआ क्या कि जो है गाड़ी आ गई, वो कंधे पर रख के ले गया, मतलब दूसरा भी कराई, निकम्मे ने जैसा कहा था कि तू जो है ऐसा कर दे। तो गए, ट्रीटमेंट हुआ, घर आ गए वापस। पापा लगा, पापा ऐसे बात है, बोला ये है ही निकम्मा, और इसकी अगली बार बात मत सुनना था। बताओ मेरे बारे में, मैं बीमार हो रहा हूँ, उसने जो है एकदम से ऐसा कह दिया। अगली बार फिर जो है उसके पेट में दर्द होता है, उन्होंने कहा अरे मैं मरा, मुझे लेके चलो। और खास साले ये उल्टी ही चीज है। मैंने कर रहे हैं कि 2 दिन से लगातार जो है भाई सुधर जा, और मान नहीं रहा, दबा के रोटी खा रहा 3 दिन से। 1 घंटा से चिखवाया, फिर लेके गए बटन दबा, गाड़ी बुलवाई। तुमने भी त्यागा, बोले सारा मरते भी होगा तो बुलाऊंगा नहीं तुम्हें। विद्रोह फैल गया घर के अंदर इस तरह से। अब यहां से शुरुआत हो जाती है। अब एक घर से फैला, फिर वहां पे एक ने कहा यार मेरा बाप बुरा है, एक ने कहा मेरा भाई बुरा है, एक ने कहा मेरा जो है छोटा भाई बुरा है, एक ने कहा मेरा भाभी बुरी है। इस तरह के जो है अब वो भी नोटिस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है बनी बनाई, पहले स्ट्रक्चर बुरा से अच्छा हुआ, अब स्ट्रक्चर बुरा होने लगी हो रहा है। तो ये अब क्रम शुरू हो जाता है, फिर वहीं आ गए। तो ऐसी भौतिक विचारधारा जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी, विश्व भर में फैल गई, ख्याति फैल गई, सब कुछ हो गई, लेकिन हो सकता है किसी को रास ना आई हो, या कोई निकम्मा पैदा हो गया हो जिसे जो है उसे लगा कि अरे भाई इसको नष्ट कर दिया जाए। तो अब हाथ लगा कर तो लोग बैठे रहते हैं। आप कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं समाज में, देखो, और कभी भी ये हो नहीं सकता। जो हम कल्पनाएं करती हैं ये कभी हो नहीं सकती। तो बने रहिए और बनाए रखिए, ये सब चलता चलता रहेगा। और आप ये उम्मीद ना करें कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाएगा तब भी दिक्कत है, और नहीं होगा तब भी दिक्कत है। आप संतुलन बना के रखिए अपने खुद के साथ, लोगों के साथ। बेशक इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कुछ गलत ना करे, और उसके साथ कुछ गलत ना हो, वो हमेशा बेहतर बना रहे। लेकिन किसी भी इंसान को इतना भी जो है बुरा नहीं बनना चाहिए कि बिल्कुल जो है वो जमीन पे गिर जाए, मतलब एक जो है दरिंदा बन जाए। वो दरिंदा भी नहीं बनना, और आदमी को इतना बड़ा संत भी नहीं बनना चाहिए कोई आए और पीछे के बाल पकड़े यूं करके ऊपर चला जाए, या कान पकड़े हिला के चला जाए, इतना भी नहीं। थोड़ा सा उसके बारे में ये पता हो कि अगर हमने इसका कान पकड़ लिया तो कान के नीचे मारेगा खींच के, इतना ही पता होना चाहिए। थोड़ी सी अपने जो है अच्छी और पूरी पहचान भी रखिए अपनी, बहुत नैतिक आदमी बन जाएगा। देखिए एक अधिकारी है, अपनी कुर्सी बैठा है, अधिकारी के बारे में अगर ये बात पता लग जाएगा, अधिकारी तो बहुत बढ़िया है। कैसे है, बोले ऐसे है, आप जाइए बगल वाली कुर्सी बैठिए, गले में हाथ डालिए और आप बैठ के उनसे चर्चा करो। बोले साहब मेरा जो है वो काम होना है। तो अधिकारी साहब उठाएंगे फोन, तुरंत कहेंगे फोन पे वो काम होना है इनका, कर दो। बोले साहब नहीं करूंगा। बोले कैसा नहीं करेगा, सस्पेंड कर दूंगा। बोले फोन करके देखा। मंत्री जी हैं, उनके पास जाइए, गले में हाथ डालोगे और कहोगे, मान जाएंगे। ऐसे ही मंत्री जी तो लिपटे रहते हैं लोगों से, लोग उनके आगे कोई पैरों में पड़ा तो कोई इधर चिपका पड़ा, ऐसे चिपके रहते हैं मंत्री जी। मस्त रोटी भी उनके बीच में खा बैठ के खाते हैं वो। तो मंत्री जी बढ़िया आदमी है, नेताजी भी बढ़िया आदमी है, और अधिकारी साहब बढ़िया, तो सब कुछ बढ़िया। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, लोग चिपके रहेंगे, तो अधिकारी अधिकारी कहां रहेगा फिर। अफसर अफसर उसको ही पता है मुझे क्या करना है। अफसर नहीं चाहता, अफसर भी नहीं चाहता कि कोई आए, यार मैं भी इन्हीं के बीच से निकला हूं, वो भी नहीं चाहता कि मैं आऊं आके इनको एकदम से जो है डांट डपट दूं, बुरा भला बोल दूं। वो भी जानता है कि भावनाएं आहत होती है,
किसी इंसान की। आम आदमी वो भी जानता है कि मैं किसे डांट रहा हूँ, बड़े आदमी को तो डांटने की औकात मेरी है नहीं। बड़े आदमी को डांटने के बाद तो डंडा पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यही सच्चाई है। आदमी जो है किसी और का फ्रस्ट्रेशन कमजोर पे निकालता है, वो भी जानता है कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई बना है तो उसके पीछे वो बुद्धिहीन है नहीं है, वो बुद्धिमान है, बना है। कोई आसान बात नहीं है उस जगह तक पहुंचना। लेकिन आप सोच के देखिए कि उसके साथ परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी। अब किसी मजबूत को वो डांट नहीं सकता, और कमजोर के बारे में जो है वो कोई डांटता है तो उसको पता मैं डांटा हूं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो निकालना है ना। और जहां वो ये भी जानता है कि यार वो तो हम तैयारी करेंगे नहीं, वो तो हम मुंह लगाएंगे नहीं, अब हम ही ना मुंह लगाएंगे, जब वो हमें नहीं करने देते तो हम भी नहीं करने देंगे। तो इस तरह की एक परंपरा बन जाती है। डांटते समय तकलीफ उसको भी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा आदमी किसी ऑफिस में घुसता है तो अधिकारी फौरन खड़ा हो जाता है और अभिवादन करता है उसका, और बैठने के लिए बोलता, पहले वो बैठता है फिर वो वादा बैठता है। लेकिन अगर एक आम आदमी जाता तो पहले तो उसके लिए जो है बाहर जो संतरी खड़ा है वही उसको अंदर नहीं घुसता, बोले रुक जा, बाहर लोग हैं, अभी क्या करेगा जाके, वे साहब बिजी हैं, कौन बैठे हैं, फला आदमी बैठे हैं, तुझसे तो बड़े ही है वो। तो साहब मुझे भी बहुत देर हो गई, घंटे डेढ़ घंटा हो गया, बोले मुझे भी 5 मिनट बात करनी है। 1 डेढ़ घंटा बाहर इंतजार करेगा, अंदर घुसेगा। अंदर घुसने के बाद जब वो पहुंचेगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं पहली बात तो खुद बैठ जाए, और ना वो पूछने की हिम्मत, अगर साहब बैठ जाऊं, वो कहेगा बोले हाँ बताओ क्यों, कौन हो, कहां से आए हो। बोले साहब वो मेरा ये पर्चा थमाएगा जो न बाहर टाइप कराया अपना। पर टाइप कराते हैं ना लोग आजकल, प्रार्थना पत्र का रिवाज है ना, सेवा में श्रीमान महोदय ने विधान इस प्रकार है कि मैं फलाना आदमी और दिमाग का आदमी और फला जगह से मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जो है जमीन का जो है मेड़ जो है फला आदमी ने काट दी, और मैं गया तो उन्होंने मेरे 4 जाट मारे, और साहब मैंने बहुत बाद में कहा अगर साले अगर बोला तो गोली मार दूंगा। तो साहब बताइए मैं क्या करूं। अरे ऐसा तो अच्छा ठीक है, चलो मैं देख लूंगा, हो जाएगा, बस हो गया। उन्होंने साहब देख लेना साहब, मैं इससे पहले भी एक बार अपना प्रार्थना पत्र दे गया हूँ, मेरा देखा नहीं, बोले जा रहे हैं बता दिए तो जो है वो चुपके से निकल लेता है। यार बेकार में आए थे डटवाना, खुद डांट खा ली है, भावना हाथ हो, अब सबको पता मैंने इसको हाथ कर दिया, लेकिन क्या करें, दिन भर में 20 लोग ऐसे आते हैं उनके सामने, लोग कम आए इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए इंसान ही वो है, वो भी हम जैसा, जिम्मेदारी मिली है निभा रहा है, बचाव नहीं हो रहा है यहाँ पर किसी का। मगर मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, ये तो ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, और जो आगे होगा वो भी ठीक है, और जो है सच्चाई वो भी ठीक है। कुछ अधिकारी इस तरह के भी होते हैं, अब एक अधिकारी की तो मजबूरी है किसी को डांटना पड़ना, लोगों को गैदरिंग कम रहे उसको ना, लेकिन एक अधिकारी की आदत ही है, वो तो हरामखोरी है पक्का वाला, उसको तो मजा ही आता है, उसको ये जताना है कि मैं अधिकारी हूं। ऐसे ऐसे लोगों का तो जो है वो खैर सत्यानाशी होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जो है मैं खुद स्पेशली कहता हूं कि ऐसे लोगों का तो जो है कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। वो उसकी आदत बन जाती है, वो कुछ नहीं करने आता, वो ये बताने आता है, हर जगह समझाने जाता है कि मैं अधिकारी हूं, देख तेरे ऊपर बैठा हूं मैं। सही बात तो यह है, कोई भी अधिकारी वो सरकार का टूल्स होता है। सरकार किसकी है? जनता की, आपकी और मेरी। हमारे ऊपर जो ये अधिकारी आए हैं सरकार के टूल बन के, मतलब सरकार के टूल किसके लिए काम करेंगे? सरकार के लिए काम करेंगे। अब सरकार किसकी? हमारी। मतलब इनका जो हमारे साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बहुत सॉफ्ट टॉकिंग वाला होना चाहिए। अगर कोई भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छे से व्यवहार करना, लेकिन नहीं कर पाते, नैतिक मजबूरी है, कुछ मजबूरी है ऐसी, ज्यादा गैदरिंग नहीं इकट्ठी हो सकती, ठीक है, कुछ कुछ चीजें मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि मुझे ये दिखाना है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जो है वो दूसरे वाली वो फिर जानबूझ के निकालते हैं। उसने फोन पे सुना दिया बड़े बाबू ने छोटे वाले बाबू को कि तेरा बहुत मैंने सुन रखा, तू कुछ काम वाम नहीं कर रहा, तेरी शिकायतें बहुत आ रही हैं। बोला अच्छा शिकायतें साहब अब नहीं आएंगी मेरी। अगली बार ने बोला खाली शिकायतें करता है मेरी। एक ने तो ये सोचा कि यार लोग मेरी शिकायतें ना करें, उन्होंने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, उन्हें अच्छा शिकायत बहुत करें, तो उन्होंने जो है जाके सख्ती बरती लोगों के साथ। किसी की दुकान सीज करी है तो किसी का मकान तोड़वा दिया, तो किसी का उस पर कोई गलत मतलब करो ऐसे कार्रवाई, तो किसी का ये कर दिया, किसी का वो कर दिया,
कहीं खड़े होकर जो है जो काम पुलिस का वो खुद ही करना बैठ गया, डंडा फेरना शुरू कर दिया। तो जो उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है वो भी मिलना शुरू कर दिया, और उठा के अपने ही ऑफिस की टेबल को पलट दिया गुस्से में, विराट मेरी टेबल दूसरी ला के दो, गलत है ये, मैं अधिकारी हूँ। तो आप समझ लीजिए बुरी मानसिक बीमार है, ये अधिकारी नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों से ही बचना आपको, जो बार बार आपको ये जताएं कि मैं ये हूं। तो जताने वालों से बचना, आपको बचना नहीं है, इनका तो जो है इनका तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ये तो है ही नहीं इस लायक। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाए जो ये बार बार ये आपको जताएं कि हम भाई एक आपके लीडर हैं, हम सुपर लीडर हैं और हम ही सब कुछ हैं, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं होता भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो सरकार में बैठे हैं वो लोग होते हैं, और उनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो फिर आने वाले 5 साल बाद समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो तमें माता च पिता तमें तमें बंधु सखा तमें विद्या धनिचे, सब कुछ तुम ही हो। अब आप अपनी ताकत कब समझोगे, आपके ऊपर है। तो मैं आपको बताया नैतिकता का पाठ भी पढ़ना है, लेकिन नहीं भी पढ़ना है। कितना पढ़ना है, जितना जरूरी उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप ज्यादा किसी के जो है ना चमत्कार को ज्यादा नमस्कार मत करो, हो सकता है उसकी भी कोई समस्या हो चमत्कार की। तो ये टॉपिक है, मैं समरी बता रहा हूँ आपको, वैसे समझ लीजिए। चमत्कार को ना ज्यादा जो है नमस्कार मत करो, कई बार चमत्कार जो है ना वो साइड इफेक्ट ले आता है। और आखिरी बात यह है कि जो ऐसे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही दीपक बन गए हिसाब से, ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, वहां तक करेक्ट हो गया तो मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा दीपक बन गए हैं उनको समझ लीजिए। एक और टाइप का होता है लोग, एक होता है आदमी आता है आके डंडा घुमाता है इसलिए कि लोग सुधर जाए और समझने के मैं बढ़िया आदमी हूँ। वास्तव में ठीक होता है, वो बताना चाहता है जब तक मैं हूं तब तक तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक चलेगा और चलने देना, इसके साथ कोई छिड़खानी मत करना, मेरे जाने के बाद कुछ करना, मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले क्या करते थे उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। एक आता है डंडा घुमाता है, ये बताता है कि देखो भाई मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस मेरी खत्म हो जाती है इस कंडीशन के बाद। समझ लेना, बात की गहराई तक पहुंचाना अपने आप। उसकी कंडीशन रख दी उसने कि मेरी तो कंडीशन ये वाली है, और मेरी कंडीशन जो है ये यहाँ के जो है थोड़ी शांत हो जाती है। मतलब वो शिव जी वाला हो गया उनका, तो शिव जी रौद्र रूप में है और गंगा जी आई, उनके जो है उनको नहला धुला दिया तो थोड़ा शांत हो गए वाली साहब। तो ये जो है ये करप्ट जो है, करप्शन का एक एग्जाम्पल दिया है आपको। और उसके बाद में जो है एक जो है ऐसे होते हैं जो आके सिर्फ उन्हें ना तो कमाना है ना वो करप्शन का ऐसा कुछ नहीं, वो आए हैं और आगे में डंडा भी मतलब मैं करना, उनको तो आदत है। तो क्षण घुमा के ऐसी क्षण घुमा के चलने की बस लगे, किसी के जरूर लगे, उन्हें तो क्षण घुमा ही मारने के लिए गए हैं। एक तो क्षण घुमाता है ये सोच के कि भाई ये किसी के लगे भी ना, क्षण घूम जाए तो लोगों को मैसेज चला जाए। एक का काम ही क्षण घुमा के लोगों को मारना है, एक का काम है क्षण घुमेगी और लोगों को लगेगी, लेकिन रुक सकती है अगर आप रोकना चाहो तो। मतलब ये सुकरात के जो अलग अलग अवतार हैं। एक अवतार सुकरात का वो था, वो कहता था भाई मैं क्षण घुमाऊंगा लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है। एक सुकरात का अवतार दूसरा हो गया, वो कह रहा है भाई मैं तो क्षण घुमाऊंगा और जो रुकेगी नहीं, अब तक रुके तो मैं हवा हूं। समझिए आप, एक कह रहा है भाई साहब मेरी क्षण रुक जाती है अगर आप रोकना चाहो तो, नहीं तो यूं घूमेगी। तो ऐसे लोग जो है वो अलग ही तरह के हैं। एक वो जो बस क्षण घूमना भी नहीं चाह रही, वो घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है, वो बेतुकी घुमा रहे हैं। तो जो लोग क्षण जिनकी रोकी जा सकती है वो लोग जो है वो थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं और थोड़े से अच्छे टाइप के भी होते हैं। इनका काम जो है वो इस तरह का होता है कि अगर आपका जो है उनको कुछ नहीं करना, आपको अगर हानि बचानी है, अगला आपसे अगर उन्हें कुछ सेवा पानी लेना है तो सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे, थोड़ी सी आपको नुकसान पहुंचा देंगे। उसके बाद आपसे कहेंगे हाँ चलो भरपाई तो हो जाएगी आपके नुकसान की, अगली बार ना हो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए, आप कर लेते हो। इस तरह की चीजें होती हैं, हमारे भी एक्सपीरियंस हैं छोटे मोटे इस तरह के, नहीं हम बताएंगे नहीं उनको, क्योंकि भाई अब इतने बड़े भी एक नरेश इतने भी सच नहीं बोल सकते कि जो है आप कोई पोल पट्टी ऐसी खोल बैठे जहां वो खुद ही जो है दिक्कत में आ जाए। तो भाई हमारी भी कुछ सीमा है, उनका मैं ध्यान भी रखना होगा। तो वैसे ही आप लोगों का है। तो कहने का मतलब है बने रहिए और बनाए रहिए, बना कर रखिए और बने रहिए, या बने रहना है तो बनाए रहिए, ठीक है। किसी भी भाषा में समझ लीजिए, कई तरह के उदाहरण। दूसरा
अपना दीपक स्वयं बनो, कैसे बनना है समझ लीजिए, लेकिन ज्यादा दीपक बनने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। उसके बाद सुकरात का जो अवतार अलग अलग मैंने आपको बताया, जरा इन पे नजर बना के रखो। कई चीजें जो है वो कई एंगल से डिस्कस कर रहा हूँ भाई। मैं तो जो है अब हमेशा जो है चाहता हूं कि आप समझ लें बात को। अच्छा होता क्या है, बात समझ में आसानी से तो आती नहीं किसी की। बात समझने के लिए थोड़ा सा ना उस तरह का एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ता है। अब जो मेरी जो बातें हैं वो अगर कोई 17-18 साल का लड़का सुनेगा तो उसके लिए तो ये बेकार की बात होगी, बोला ये तो यार आदमी बैठ गया, इसका काम तो घंटा भर जो है ना बकवास करने का है, पता नहीं इसका इसके बाद टाइम ज्यादा है या क्या है, मतलब उसे शायद इतना भी इंटरेस्ट आने मुझे, वो क्या है अरे सकल कला सूरत कर बैठ गया आगे, और वो जो है इग्नोर करके चला जाए। जो मेरी उम्र का है 35 से 40 साल वाला, या किसी को लग गया दाढ़ी बाड़ी ज्यादा 45 साल के नजर आ सकता हूँ, हो जाता ना, कुछ लोग बोलते भी हैं उम्र 45 साल जैसी दिखती है आपकी, तो ये चेहरे पे जो गड्ढे वड्ढे हैं इनसे भी दिक्कत है मेरे साथ। चलिए खैर, तो वो अगर ऐसा है कोई जो है तो उनको उस इस तरह के एक्सपीरियंस है कुछ लोगों के। अब 100 में से 5 लोगों के एक्सपीरियंस जो है थोड़े से मैच कर रहे हैं, तो कभी कभी लोग आगे बढ़ा कर चेक करके देख लेगा, बोले हाँ ठीक है, नहीं यार यहाँ ज्यादा क्या गया, यहाँ तो ठीक गई, यहाँ तो इसने बात ठीक गई। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगी, तो उस तरह का हमारे साथ वही लोग कनेक्ट हो सकते हैं जो कि थोड़े बहुत हमसे कहीं ना कहीं हमारे जैसे उनके पास एक्सपीरियंस हो, जो कि अफसर से डांट खा के आए हो, कभी हमने खाई है भाई, हमने भी खाई है, लेकिन डांट खाने पर डांट खिलाई भी है। हम तो थोड़े से इस तरह के भी हैं। अगर हमसे किसी ने जो है नजर मिला के बात करी तो हमने भी फिर उससे नजर ही मिला के बात करी, अब नहीं करी तो बाद में करी है, क्योंकि हमारे साथ एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जो है कह सकते हैं कि अगर हमें किसी ने जो है ये बताने की कोशिश की कि हम ये तोप हैं, तो फिर हम पहले तो कोशिश करते हैं थोड़ी सी तोप बने, फिर हम तोप बन के उसके पास जाते हैं, उसको बता के आते हैं कि भाई साहब तब तुम तोप थे, अब हम तोप हैं। तो हम तो वही जो हो थोड़ा सा रखते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, हमारा तो सही भावना है, तो मतलब हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, उतनी बात है कि साहब बिल्कुल ही जो है हम संत महात्मा बन जाएंगे। अगर सही है तो ठीक है भाई, हमसे कह दे ये थोड़ी सी गलत चीज है, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है फिर सही कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि गलत चीज को ठीक करना तो भाई हमारी जो है नैतिकता है। अब वो हमसे कहेगा नहीं जी आप इसे बिल्कुल इस तरह से ठीक कर लीजिए, तो भाई उस तरह ठीक कर लेंगे, तो एक काम करते हैं हम जमीन जायदाद बेच देते हैं अपनी, चलो ठीक कर लेंगे। मतलब हम भी एक दायरे में ही कोई चीज ठीक करेंगे, हम नैतिकता कहां तक दिखानी है यह मालूम है, ज्यादा नैतिकता का साइड इफेक्ट हम झेल चुके हैं, और इतना बड़ा झेल चुके हैं, इतना बड़ा झेल चुके हैं कि हम बता नहीं सकते अपना। तो बहुत ज्यादा नैतिक नहीं होना है तो बहुत अनैतिक ही नहीं होना है, बहुत अनैतिक हो गए तो आप क्रिमिनल हैं 100%, आपको कोई बचा नहीं सकता, और बहुत नैतिक हो गए तो आपको लोग चीनी की तरह घोल के पी जाएंगे। संतुलन बना के रखिए, ये नेचुरल है, प्रकृति भी अपना संतुलन बना के रखती है। जब लोग उसके साथ अन्याय करते हैं ज्यादा, तो जब सहन नहीं कर पाती है तो वो बेटाइम बारिश और बेटाइम जो है तूफान और बेटाइम आंधी जरूर लाती है आपके लिए, उसके बाद आप उसकी पावर को समझते हो। ऐसा कोई किसी की पावर को समझता नहीं है, ठीक है। प्रकृति शांत है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी मन मर्जी खनन कीजिए, मन मर्जी अपना जो है जो करना कीजिए, विधवन कीजिए, सारी चीजों का आप उद्योग धंधे लगाइए, लेकिन जब वो अपना जो है असर छोड़ती है ना, जब बताना चाहती है कि हाँ आई एम नेचर, आई एम पावर, तब वो आपको बताती है कि मैं क्या हूं। उसके बाद उसका एक झटका आप सहन नहीं कर पाते हो। आप कहते हो ना बार बार बारिश नहीं हो रही, धान कैसे होंगे, बारिश नहीं धान कैसे होंगे, आखिरी वक्त में जब धान आपके हो चुके होते हैं, आपने जब पैदा कर लिए होते हैं, तब बरसात करते हैं वो। ले ये बरसात नहीं है, ये वो है, समझ गए आप लोग क्या है। तो कब क्या करना, तो नेचर भी जो है वो चीजों का बदलाव ऐसा लग रहा है कि नेचर ने बदला अपना नेचर, नेचर ने भी अपना नेचर बदला है। किसकी वजह से, उसका नाम ही नेचर है, इसलिए नेचर रखा गया है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम लोग बदल गए हैं, हम लोगों ने उसके साथ कहीं ना कहीं समझा, मतलब हमारी भी तो एक हद होनी चाहिए ना। अब मैं हूं अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें करूं तो ठीक है। शुरुआत मैंने करी, पहले मेरा सपना था मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, दूसरा सपना किया यार ऐसा है दोनों भाइयों के पास अलग अलग हो, फिर सपना पैदा हो गया यार एक दिन ससुराल जाऊंगा, इस बार जाऊंगा, अगले दिन जाऊंगा, तो अब यही जोड़ा वाला भाई तो 4 कर ली। फिर सपना आया गया यार ये आजकल मार्केट में नई गाड़ी घूम रही है, इसका नाम है
कौन सी आजकल बहुत घूम रही है, बच्चे भी मेरे जिक्र करते हैं उसका, उसका नाम है थार। मेरे ख्याल में उसका आजकल चर्चा बहुत है, थार कब ले रहे हो। और मेरे पास दूसरी वाली को चलाने के लिए जो है, जो खड़ी है, उसमें डीजल के लिए पैसे नहीं है इतने कि मैं डलवा सकूं, घूम सकूं। कम जाता हूँ इस चक्कर में। इनको पता है कि मैं काम धंधे के लिए जाता हूँ, लेकिन सच्चाई ये वाली है। अब ये वीडियो अगर वैसे ना देखें तो अच्छा है, देख लेंगे तो भेद हाथ लग जाएगा मेरा कि मैं कम क्यों घूमता हूँ, पैसे बचाने के लिए कम घूमता हूँ। अब वो मुझे थार के बारे में कहते हैं थार ले लो। थार जो है बहुत आजकल बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी, लेकिन मैं थार क्यों नहीं ले रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मेरे पास उतरे भी नहीं है कि मैं देखो 2 दिन से तो ये एक जर्सी परसों इसमें आया था, कल पीली वाले में आया था, आज फिर इसमें आ गया हूँ। अब मुझे तो मेरा हाल पता है ना, लोगों को तो क्या दिख रहा है, तो लोग जाने, लोगों का काम में सोचना। तो भाई देखो बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब मैंने जो है अपना आज का कोटा पूरा कर दिया। मेरा काम है रोज अपना एक कोटा पूरा करना, वो मैं कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि देखिए जो आप सोच रहे हैं ऐसा हो तो सकता है, लेकिन होने के बाद में क्या हो जाएगा आप देख लीजिए। इसलिए नीति है बने रहना है तो बनाए रखिए। ठीक, इस बात को आप बहुत गहराई से समझना भैया, कि बने रहना है तो बनाए रखिए। ये नीति छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, बड़े से शुरू होती है छोटे तक पहुंचती है। क्या बने रहना है तो बनाए रखिए। हम भी तभी हैं जब ये बने हुए हैं, एक दूसरे के पूरक, मतलब संतुलन, प्राकृतिक नेचुरल संतुलन। ठीक, दूसरी बात, दीपक अपने बनो लेकिन ज्यादा ना बनो, लेकिन बनो। ठीक है, ये भी एक बहुत, चलिए कभी इस पर भी एक बड़ा सा मैसेज दे ही देंगे आपको। और उसके अलावा रस्तू ज्यादा बनने की कोशिश ना करें, ज्यादा रस्तू बने तो देखभाल कर बने, कभी दूसरा कोई रस्तू निकल के आ जाए सामने। और इसी तरह से आप जो है हमारे साथ, अगर आप हमारी बातें हम जानते हैं कि हम जो है, हम खुद चाहते हैं कि हमसे जो है वो बच्चे तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो अभी हमसे ना जुड़े तो बेहतर है, क्योंकि अभी हम उस तरह की बातें कर भी नहीं रहे हैं। हमारे जो नेक्स्ट टाइम, जो अगले, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारा है कि भाई एक तो फेसबुक पे बड़े वीडियो डालने का, सॉरी यूट्यूब पे बड़ी वीडियो डालने का बेनिफिट रहता है कि यूट्यूब को जो है स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को, खैर थोड़ा सा अलग सोचना है, मेरा अलग सोचना है, लोगों के हिसाब से काम भी नहीं होता है। काम तो उस तरह से करना चाहिए जैसे आपको चीज ज्यादा अच्छे समझ में आ रही है, तो बेहतर तरीका होता है कि आप शुरू में छोटे छोटे वीडियो डालिए और उसके बाद बड़े वीडियो डालेंगे तब फायदे में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप ज्यादा कंज्यूमिंग शुरू में करवाइए, मेरा ऐसा मानना है, तो फायदा में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 ना बना के 1 बना लो, धमाकेदार बना लो कोई। अगर ये मेरा वीडियो अगर 10 लोगों ने देख लिया भरपूर पूरी तरीके से, तो मैं मानता हूं कि ये 100 घंटे मेरे ऐड करा देगा। तो फिर मैं 5 मिनट वाला क्यों बनाऊं, और मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाता पूरी तरीके से। उसके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखिए, आप बहुत कम शब्दों में जब अपनी बात कहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर पूरी बात लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी उस मटेरियल पे, फिर आपको एक उसका बड़ा नोट बनाना पड़ेगा, फिर छोटा नोट बनाओगे, बहुत टाइम लगेगा, मेहनत इससे ज्यादा है। मुझे तो यही ठीक लगता है। आओ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई एडिटिंग कुछ नहीं। स्टार्टिंग में जब शुरुआत करते हैं तो थोड़े हाथ बदे, या लास्ट में जब काटेंगे थोड़ा सा ये पार्ट निकाल देता हूं मैं, हल्का फुल्का सा। वो तो मैं मोबाइल का जो आपका होता है वीडियो वाला हिस्सा, इसी में हो जाता, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। ये इतना कर देता हूँ, इससे ज्यादा मैं करना चाहता भी नहीं। खैर, आज संविधान दिवस है और आप सभी को संविधान दिवस की, मैं भूल गया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी आपका आज, अभी मैं समझता हूँ कि टाइम हो गया होगा लमसम 11:30 या 11:45 के आसपास। और अब मैं आप लोगों से जो है विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। जितने भी संबोधन है मेरी तरफ से, सब लोग सब खुश रहने चाहिए, हमसे तो हमारा ऐसा ही मानना है। तो मैंने आगे अपनी जो है एक स्लोगन भी रखा है अपने बारे में, और मैं जरा अपना थोड़ा चेंज भी करूंगा। अब तक तो मैं बिल्कुल नेचुरल चल रहा था, इस पे कोई होता है थंब वगैरह पता नहीं क्या, उसके भी मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह भी सीख रहा हूँ, इसी पर्पज से उसको लगाऊंगा। लेकिन लगाऊंगा खुद ही, सीख के लगाऊंगा अपना, अभी तो सीख रहा हूँ, बनाना सीख जाऊंगा तो लगा दूंगा। और इस पर लोगो वगैरह भी लगाऊंगा, और जो चीजें है वो कर दूंगा मैं इस पे थोड़ा सा। ये एडिटिंग वगैरह के लिए मैंने एक बंदा रख लिया है, ट्यूटर है वो मेरे यहाँ आसाम को बंदा, बहुत बढ़िया आदमी है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उम्र में तो छोटे हैं भाई साहब, लेकिन यह है कि तजुर्बा इस काम का, आईटी का, मैं चूंकि कंप्यूटर का तो मैं भी जानकार हूँ, लेकिन अब कोरल ड्रॉ नहीं सीखी थी मैंने, तो मैं क्या करूँ, मेरा काम नहीं था ये, या फोटोशॉप पे मैंने कभी काम ही नहीं करा।
तो CorelDRAW, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये 3 चीजें हमने 10 साल 15 साल कंप्यूटर फील्ड में रहे, लेकिन नहीं इन पर कभी काम करा हमने। वर्ड पे करा, एक्सेल पे करा, पावरपॉइंट पे करा, और चीजों पर कर लिया, और चीजों पर कर लिया, लेकिन कभी प्रेजेंटेशन के लिए पावरपॉइंट होता था, अगर अकाउंट वगैरह मैनेज करना होता तो एक्सेल होता था, और कुछ लिखना लिखाना तो उसके लिए पेज, और हमारे पास है वर्ड है, एक्सेल वर्ड पावरपॉइंट या और चीजें थी, लेकिन हमने कभी ये पेज मेकर, CorelDRAW और फोटोशॉप पे काम नहीं करा, इसलिए हमारा ये पक्ष कमजोर है, इसलिए हम इसे ठीक कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको अच्छा नहीं समझ लेते हैं और हम एडिटिंग सीख रहे हैं। काइंड मेकर जो कि इसका बटर मार्क का आता है, तो अब हमने इसके लिए परचेज कर लिया, हमने इसको परचेज करा है, अपना जो है कुछ हमारे महीने के लगभग 1100 कुछ रुपए के आसपास खर्च हुआ करेंगे, इसका बटर मार्क हटा रहेगा, लेकिन फिर आ जाया करेगा अगर हम इसको नहीं करेंगे तो। ये हर मंथ हमारा ये खर्चा तो जुड़ गया। तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई कम से कम जो हमारे खर्चे हो रहे हैं इसमें, अब इसमें हमारा खर्चा भी ठीक ही ठाक हो गया है। मोबाइल का भी बदलना पड़ गया, क्योंकि पहला मोबाइल तो हमारा और इस तरह का था, थोड़ा चेंज करना पड़ा है इसके हिसाब से। और फिर जब आदमी करता है तो बहुत सारी चीजें करता है, कोई ये ले लिया, वो ले लिया, खुराफाती आदमी तो हम हैं ही। खैर, अब एक बार दिमाग में खुराफा चढ़ जाए तो फिर रुकती कहाँ, और होना भी चाहिए आदमी को खुराफाती। अगर आप खुराफाती होंगे तभी तो कुछ करेंगे। आप जुनून के साथ करो, कोई भी काम करो, जुनून के साथ अगर आप उतरोगे मैदान में तो आप फतेह कर लोगे, हासिल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आपके दूसरे काम प्रभावित ना होते हो, लेकिन मेरे काम अगर आपके प्रभावित हो रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। इसमें आने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके पास समय भी भरपूर होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको समय देना, बाद में तो खैर लोग फिर कुछ भी उठा कर पटक देते हैं, चलता रहता है। शुरुआत में काफी समय देना पड़ता है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक चीज पाने चक्कर में दूसरी चीज खो लो। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कुछ खोया नहीं मैंने, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है। और यहीं से बैठ के देखो, मैं एक बटन दबाता हूँ यूं करके, और सब यहीं बैठ कर देखता रहता हूँ मैं। इस वीडियो के बाद मुझे यहीं बैठना है, तो यहीं बैठ के सब ये नोटिस करना है। यहाँ बैठूंगा, ये देखूंगा सामने CCTV लगे हैं, और यहीं बैठ के मुझे ये देखना होता है कि भाई कहाँ सामने ट्रक तो नहीं खड़ा हो गया, ट्रक खड़ा हो तो नीचे फोन करना है इस फोन से कि भाई ये ट्रक हटवा दो, सामने गलत है, इससे ग्राहक रुक जाएगा। या ग्राहकों के जो है गाड़ियां गलत लगी तो फोन करूंगा भाई गाड़ियां ठीक करा दो। या मुझे लगता है कि भाई हॉल में लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, आपका जो है सही नहीं है, लोग वेट क्यों कर रहे हैं, मुझे सब नजर आता है, यहीं से सब देखता रहता हूँ बैठा हुआ। जैसे अभी देख रहा हूँ बैठ कर मैं, इस समय कोई ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली पड़ा है। बिल्कुल आज खाली कैसा पड़ा है, हमारी गाड़ी दिखाई दे रही है, इनोवा खाली, बस, और हुआ कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, होगा खाली। बराबर के खेतों में देखो कुछ नहीं है, उधर हमारे खेत में क्या चल रहा है वो हम देख सकते हैं। शायद लेबर काम कर रही है, गेहूं बोवाई चल रही है, हमारे खेत में भी एक साइड है, दूसरी साइड भी हम देख पा रहे हैं, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ठीक है भाई, इसी तरह से जो है उतरेगा। नमस्कार।